हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेंच पढ़ाई में। आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड लास्ट चैप्टर, जो कि आपका इंटरनल ट्रेड। और बिलीव मी और नॉट, इतना आसान चैप्टर है ना कि बस मैं अगर पढ़ाऊंगी ना, उसको ध्यान से सुन लोगे और एक बार रीडिंग कर लोगे, तभी तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा कि इस चैप्टर में है क्या क्या। तो विदाउट एनी देरी और साथ ही साथ इस साल का जो सिलेबस है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो टेंशन मत लेना कि ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया, सब कुछ मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी देरी, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर इंटरनल ट्रेड। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि भाई ट्रेड का क्या मतलब होता है। ऐसे कर लेते हैं। हाँ, ट्रेड का क्या मतलब होता है? खरीदना या बेचना जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हो जाए। और आजकल के टाइम में, मॉडर्न टाइम में, ट्रेड की जो इंपॉर्टेंस है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि खरीदने बेचने से ही तो ये दुनिया चल रही है ना। सही बात है ना। ओके, नए नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं डेली की डेली, और उन नए प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया कंज्यूम कर रही है। अच्छा, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अकेला या फिर कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो कि हर चीज अपनी कंट्री में बना सकती है। मतलब इतने सारे रिसोर्सेज थोड़े ना, इतने सारे साधन थोड़े ना जो कि एक एक चीज अपनी कंट्री में बन सके। कुछ ना कुछ बाहर से मंगवाना ही पड़ता है आखिरकार हमें, है ना। सो जो चीज हमारी कंट्री में बन सकती है वो तो हम बना ही रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज है उस चीज को बनाने के लिए। जो नहीं बना सकते वो हम बाहर से ले ही रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ और क्या बोला हुआ है इन्होंने कि दस ईच वन इज एंगेज्ड इन प्रोड्यूसिंग व्हाट इज बेस्ट सूटेड टू प्रोड्यूस। और हाँ, तो जो एक कंट्री बना सकती है खुद से तो खुद बना रही है, नहीं तो बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा लेती है। और साथ ही साथ जैसे जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पर जो बायर्स और सेलर्स होते हैं, उसके वजह से ट्रेड जो है, यानी कि खरीदना और बेचना जो है, वो दो टाइप में डिवाइडेड है। एक होता है इंटरनल ट्रेड, जो हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है, और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। अब मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इंटरनल ट्रेड कौन सी होती है। देखो यहाँ पे देखो, ट्रेड विच टेक प्लेस विद इन अ कंट्री इज कॉल्ड एज इंटरनल ट्रेड। मतलब खुद के देश में जो खरीदना और बेचने का व्यापार चल रहा है, जैसे पूरी इंडिया में जो खरीदा और बेचा जा रहा है, उसको तो इंटरनल ट्रेड बोलेंगे। और अगर इंडिया कुछ भी चीज रशिया से या कुछ भी चीज यूएस से मंगा रहा है, तो उसको एक्सटर्नल ट्रेड बोलेंगे, क्योंकि वो दो कंट्रीज के बीच में खरीदना और बेचना हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो डेफिनेशन इसकी गिवन हुई थी, लेकिन अभी हमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ट्रेड के बारे में पढ़ना है, तो हम वो पढ़ेंगे, ओके। तो इंटरनल ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया कि अगर नेशन के अंदर कुछ भी चीज का खरीदना और बेचना चल रहा है, सर्विसेज का भी, तो उसको हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। अब क्योंकि ये देश के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, ट्रेडिंग चल रही है, तो इसके ऊपर हमें टैक्स ना कोई कस्टम ड्यूटीज वगैरह कुछ भी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और ये हमारे इंडिया के लोगों के ही काम आने वाला है। सो दैट्स वाई कोई टैक्स वगैरह या फिर ड्यूटी वगैरह देने की जरूरत नहीं होती इसमें। और पेमेंट जो है ना, वो अपनी ही करेंसी में पे की जाती है। ऑब्वियसली अगर इंडिया में ही खरीदा बेचा जा रहा है तो रुपए में ही लेन देन होगा, है ना। और इंटरनल ट्रेड के भी अब दो पार्ट होते हैं, एक होलसेल ट्रेड और एक रिटेल ट्रेड, ठीक है। तो पहले बात कर लेते हैं होलसेल ट्रेड की। अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं, मतलब बल्क में खरीदते हैं, ताकि हम वो दोबारा से मार्केट में जाके बेच सके, तो उसको हम होलसेल ट्रेड कहते हैं। आपको ये बात हमेशा से याद होगी कि हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि अगर हम कोई भी चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले लेते हैं, तो उसका प्राइस हमें कम देना पड़ता है ना। मान लो जैसे 10 रुपए का एक पेंसिल का पैकेट है, मान लो, ठीक है। 10 रुपए का एक पेंसिल का पैकेट, और ऐसे ही हमने 1000 पेंसिल के पैकेट खरीद लिए, तो कितने हो गए? 10,000 रुपए हो गए। सिंपल सीधी बात है। लेकिन क्योंकि अब हमने इतने सारे पैकेट खरीदे, 1000 पैकेट खरीदे, तो ये जो है हमें करीबन करीबन 9,000 में भी पड़ सकता है, क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल जाता है। और अगर हम रीसेलिंग करेंगे इन्हीं 1000 पैकेट्स की, तो फिर हम ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन पे बेच सकते हैं। तो ये होता है होलसेल ट्रेड, ठीक है, कि हम लार्ज क्वांटिटीज में खरीद रहे हैं ताकि हम रीसेलिंग कर सके। और रिटेल ट्रेड कौन सी होती है? कि अगर हम कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, वो भी छोटी सी क्वांटिटी में, मतलब कम मात्रा में, तो उस चीज को हम रिटेल ट्रेड कहते हैं, ठीक है। अब जो लोग होलसेल में ट्रेडिंग करते हैं उनको होलसेलर कह देते हैं, और जो लोग रिटेल में ट्रेडिंग करते हैं उनको रिटेलर्स कह देते हैं। इतनी बात समझ में आई? ओके। तो रिटेलर्स और होलसेलर्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केटिंग के पर्पज से, क्योंकि इन्हीं दोनों की वजह से गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज होते हैं और कस्टमर्स तक आराम से पहुंच जाते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे? होलसेल ट्रेड को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर रिटेल ट्रेड को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
अब आते हैं होलसेल ट्रेड पर। ये कौन सी होती है कि अगर हम बहुत सारे क्वांटिटी में सामान खरीद लेते हैं तो उसको होलसेल ट्रेड कहते हैं। और ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से रिटेलर्स कौन होते हैं, जो दुकानों पे बैठे रहते हैं ना अपना सामान बेचने के लिए, अल्टीमेट कस्टमर्स तक, उनको रिटेलर कहते हैं। तो होलसेलर जो है ना रिटेलर्स को अपना सारा सामान बेच देते हैं, या फिर ताकि रिटेलर्स आके कस्टमर तक पहुंचा दे, या फिर वो इंडस्ट्रियल मैनेजर्स को, इंस्टीट्यूशन को, कमर्शियल यूजर्स को दे देते हैं। लेकिन वो लोग ना अल्टीमेट कंज्यूमर्स को नहीं देते, मतलब लोगों को नहीं देते, वो सिर्फ उन लोगों को देते हैं जिनको वो माल आगे बेचना पड़ता है। जैसे होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया, या फिर इंस्टीट्यूशनल इंडस्ट्रियल लोगों को बेच दिया ताकि वो लोग आगे बेच सके। सो वो होलसेलर्स होते हैं। और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस किस के बीच में इम्पॉर्टेंट इनकी लिंक है बिटवीन मैन्युफैक्चर और रिटेलर्स। मतलब कि जैसे जो मैन्युफैक्चर होता है, जो सामान बनाता है, उससे ये होलसेलर सामान ले लेगा कि मुझे दे दो, आगे पहुंचाना है माल। उसके बाद ये रिटेलर्स को भी वो सामान ला के देगा होलसेलर जो है, कि ये ले भाई मैंने तेरा सामान ला दिया, अब तो इनको आगे बेच ले। तो इस तरीके से ये मैन्युफैक्चर और रिटेलर के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक बना के रखता है। ठीक है, they enable the producers not only to reach the large number of buyers but also perform a variety of functions in the process of distribution of goods and services। इसका क्या मतलब है कि मैं जो होलसेलर हूँ, प्रोड्यूसर्स के पास जाऊंगी कि भाई जो भी तुमने सामान बनाया है अपनी फैक्ट्री में, मुझे दे दो। इससे क्या होगा, प्रोड्यूसर को फायदा होगा कि उसका हैंड टू हैंड एक तो माल बिक रहा है, मार्केट में जा रहा है, साथ ही साथ वो एनकरेज भी होगा कि मुझे और प्रोडक्ट्स फटाफट बनाने चाहिए क्योंकि डिमांड है इस चीज़ की, है ना। और ये क्या करते हैं कि बहुत सारे मतलब मार्केटिंग टाइप कर देते हैं। ठीक है, और इन गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूसर्स या फिर मैन्युफैक्चर वगैरह बनाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाने में फटाफट हेल्प करते हैं। और ये करते हैं होलसेलर्स अपने खुद के नाम से ही ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो बेचते हैं मार्केट में। ठीक है, और देखो ये क्या करते हैं, बल्क में बहुत सारा सामान ले लेते हैं और रिटेलर्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में जितना भी वो मंगवाते हैं रिटेलर्स होलसेलर से, कि भाई हमें इतने किलो दे जा दाल, इतने किलो दे जा। तो ऐसे छोटी छोटी क्वांटिटी में वो रिटेलर्स को दे देते हैं, लेकिन ये लाते बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि क्या पता कितने रिटेलर्स का ऑर्डर आया हुआ है इनके पास, है ना। सो ये बहुत सारी एक्टिविटीज भी करते हैं, जैसे कि छोटे छोटे चीज़ों छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, प्रमोशन करना, मार्केट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, छोटे छोटे ऑर्डर्स को इकट्ठा करना रिटेलर से और उनको सप्लाई करवाना। ओके, दे ऑल्सो रिलीव द रिटेलर्स। अब क्या करते हैं रिटेलर्स को ना लंबी, मतलब अगर होलसेलर ना होते तो रिटेलर्स को ना बहुत बड़ा सा गोडाउन लेना पड़ता और वहां पर उनको स्टॉक करना पड़ता, बट यहाँ पर होलसेलर अपने पास ही स्टॉक करके रखता है हर चीज। तो रिटेलर को जितने भी सामान की जरूरत होती है वो सिर्फ उतना मंगा लेते हैं, उसको स्टोर करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और साथ ही साथ होलसेलर ना कभी कभी ये भी बोल देता है कि भाई अगर अभी तेरे पास पैसे नहीं है तो थोड़े टाइम बाद दे दो, क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है ना। और आगे देखो क्या करते हैं होलसेलर्स जो है ना वो बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। और अगर होलसेलर ही नहीं होंगे तो जो होलसेलर फंक्शंस करा करते तो वो कैसे होंगे, तो बहुत दिक्कत आएगी मार्केट में अगर होलसेलर्स नहीं होंगे। अब हम इनकी सर्विसेज पढ़ लेते हैं कि भाई ये जो होलसेलर्स हैं ये क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये मैन्युफैक्चरर को भी जो सामान बनाते हैं और ये रिटेलर्स को भी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में से। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले तो ये मैन्युफैक्चर को एनकरेज करते हैं कि भाई तू लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता जा, क्योंकि मार्केट से ऑर्डर आते हैं और मुझे फटाफट से जैसे ही तेरा सामान बन जाए मुझे फटाफट से वो सामान चाहिए ताकि रिटेलर्स के पास में फटाफट से भिजवा पाऊँ। तो ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बल्क में सामान लेते हैं प्रोड्यूसर से। उसके बाद रिस्क बियरिंग। अब होलसेलर्स जो है ना वो अपने ही नाम से इन गुड्स को बेचते हैं, रिटेलर्स को बांट के आते हैं, तो वो रिस्क अपने आप खुद ही बियर करते रहते हैं वेयर हाउसेज वगैरह का, है ना। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर से सामान ले लेता है तो क्या करता है, कैश पेमेंट कर देता है, क्योंकि उनसे बल्क में सामान लिया हुआ है तो कैश पेमेंट तो करेगा ही। तो इससे क्या होगा, उन लोगों को भी प्रॉफिट हो जाएगा मैन्युफैक्चर को। एक्सपर्ट एडवाइस। अब होलसेलर्स को तो भाई पता ही होता है कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है ना, मार्केट में कस्टमर किस चीज़ की डिमांड करता है, किस चीज़ का उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट की तरीके से नॉलेज होती है। हेल्प इन मार्केटिंग फंक्शन। अब होलसेलर जो है वो गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन करवाता है, प्रोड्यूसर से लेता है, रिटेलर को दे देता है ना, रिटेलर फिर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स तक ये चीज़ वो प्रोडक्ट फैला देता है। तो इससे क्या होता है, बहुत सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह
होलसेलर्स वगैरह अपने आप कर देते हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरर को क्या होता है कि उसके पास ज़्यादा थोड़ा आ जाता है कि भई हमें चाहिए माल जल्दी-जल्दी प्रोड्यूस करो इस तरीके से। फैसिलिटेट प्रोडक्शन कंटिन्यूटी, अब क्या होता है कि अगर होलसेलर नहीं होते ना, तो ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती ही नहीं। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है वो फटाफट से सामान बनाते हैं, होलसेलर को सप्लाई करते हैं, होलसेलर रिटेलर को, रिटेलर फिर कस्टमर्स को। अगर वो ही नहीं होंगे तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी कंटिन्यू जो है वो नहीं हो पाएगी। अब ये लोग जो है ना स्टोरेज भी कर लेते हैं, इनके पास बड़े-बड़े से गोडाउन होते हैं, वेयरहाउस होते हैं और ये अपना सामान जैसे कि लार्ज क्वांटिटी में खरीदते हैं, तो ये वहाँ पे अपने वेयरहाउस में रख लेते हैं और जैसे रिटेलर का कोई भी ऑर्डर आता है कि जी इतना सामान भिजवा दो, तो वो अपना सामान वेयरहाउस में से निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं, इस तरीके से। अब ये लोग रिटेलर्स को, कौन लोग? होलसेलर्स, रिटेलर्स को क्या सर्विसेज़ देते हैं? सबसे पहले तो इनके पास गुड्स हमेशा मौजूद रहते हैं, ठीक है? और रिटेलर को कोई भी ऑर्डर आए कि हमें भई 30-35 किलो ये वाली चना दाल चाहिए, आप फटाफट से हमें सप्लाई करवा दीजिए, तो ये फटाफट से अपने वेयरहाउस में से निकलवा के सप्लाई कर देते हैं। तो इनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स हमेशा रहती है, स्टॉक रहता है। मार्केटिंग सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। ये होलसेलर्स जो है ना, ये मार्केटिंग फंक्शंस को प्रमोट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, जिसकी वजह से रिटेलर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हो जाती है और मतलब ये काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी भी करते हैं, जिससे कि रिटेलर के पास जो सामान रहता है वो हैंड टू हैंड फट जल्दी-जल्दी बिक जाता है। ग्रांट ऑफ क्रेडिट, कभी-कभी क्या होता है रिटेलर के पास पैसे नहीं होते तो होलसेलर कह देता है कि चल भाई कोई बात नहीं, तू बाद में दे दियो पैसे, इस तरीके से। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, अब होलसेलर को सबके बारे में पता ही है कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज़ को, किस इंसान को क्या चीज़ पसंद आ रही है, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है ना? तो वो ऐसे प्रोडक्ट को भी ले लेता है साथ में जो कि ज़्यादा डिमांड में है ना? तो उनके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है होलसेलर्स के पास, तो रिटेलर को भी वही सारा माल बेचते हैं जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है ना? अब आगे देखो, नेक्स्ट देखते हैं रिस्क शेयरिंग। अब क्या होता है जैसे होलसेलर्स है वो बहुत बड़ी सी क्वांटिटी में बहुत सारा सामान ले लेते हैं और रिटेलर्स को छोटी छोटी क्वांटिटी में वही बांट देते हैं। अब क्या होता है कभी कभी उस सामान की शॉर्टेज भी हो जाती है या फिर क्या होता है उस सामान का आगे जाके प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि ये पेंसिल आज 10 रुपए की है तो क्या पता वो कल 12 रुपए की हो जाए, क्या पता वो कल 7 रुपए की हो जाए। तो प्राइसेस में चेंजेस आते रहते हैं, तो रिस्क भी सारा होलसेलर्स झेलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो अब हमने होलसेल ट्रेड कंप्लीट कर ली, अब हम बात करेंगे रिटेल ट्रेड की, ठीक है। रिटेल ट्रेड वही होते हैं कि जो छोटी क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। अब रिटेलर्स और क्या क्या करते हैं, होलसेलर से सामान लेते हैं एंड वो कस्टमर्स तक बेच देते हैं, तो ये होती है रिटेल ट्रेड, है ना। अब ये लोग क्या करते हैं, होलसेलर से थोड़ा सा लार्ज क्वांटिटी में सामान ले लेते हैं, लेकिन कस्टमर्स को ये जितना कस्टमर डिमांड करता है छोटी छोटी क्वांटिटी में 1 किलो 2 किलो उसमें ये बेच देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो रिटेलर्स होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस का फाइनल स्टेज बनते हैं। पहले कौन होते हैं, प्रोड्यूसर्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स, उसके बाद होते हैं होलसेलर्स, फिर आते हैं रिटेलर, फिर आते हैं कस्टमर्स, यही तो होता है। तो ये मेनली डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में रिटेलर्स जो है वो फाइनल स्टेज प्रोवाइड करते हैं हमें, है ना, और फाइनल कस्टमर्स को ये भेज देते हैं अपना सारा सामान। तो इसलिए रिटेलिंग एक ऐसी बिजनेस की ब्रांच है जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। अब भाई रिटेलर्स भी तो कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करते होंगे, है ना, जैसे होलसेलर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, ऐसे ही रिटेलर्स भी कुछ ना कुछ करते हैं। अब हम ये देखते हैं रिटेलर्स मैन्युफैक्चरर को और होलसेलर को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले तो रिटेलर्स का ही मेन हाथ होता है कि वो कस्टमर्स को सामान पहुंचा दे, है ना। और ये जो प्रोड्यूसर्स लोग जो होते हैं जो कि इतनी मेहनत करके फैक्ट्री में अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको सेल्स की टेंशन तो होती है कि यार हमारा सामान कोई खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो रिटेलर जो है उनका गुड्स बिकवाने में हेल्प करते हैं। मैन्युफैक्चरर जो है जो इतनी लंबी लंबी क्वांटिटी में बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सामान लेके आता है, उनका भी गुड कस्टमर्स तक फैलाने में हेल्प करता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में है बहुत हेल्प करते हैं। पर्सनल सेलिंग, अब भाई होलसेलर्स और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको ये भड़क नहीं होती कि ये इन एक एक इंडिविजुअल को हमें पकड़ पकड़ के लाना है, उनको ये चीज़ दिखाने की अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो ले लो ले लो ले लो। तो एक इंसान ऐसा होना चाहिए जो कि पर्सनल सेलिंग करे, है ना, उसकी एक दुकान हो, वो बेचे लोगों को तो इंडिविजुअली करके। तो
रिटेलर्स जो है उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो पर्सनल सेलिंग कर लेते हैं। एनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस, अब क्योंकि रिटेलर्स जो है वो कस्टमर्स तक भिजवाते हैं मतलब कस्टमर्स उनके पास आते हैं सामान लेने के लिए, तो रिटेलर को ये पता होता है कि कस्टमर किस चीज़ की डिमांड करता है। तो जिस भी चीज़ की कस्टमर डिमांड करता है वो क्या करते हैं, होलसेलर को बता देते हैं या फिर होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरर्स को बता देता है। तो उससे क्या होता है, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा होता है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही होती है। कलेक्टिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि रिटेलर्स को हर एक इंसान की टेस्ट एंड प्रेफरेंस का पता है, वो मार्केट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। हेल्प इन प्रमोशन, जैसे कोई नया प्रोडक्ट बनता है मार्केट में, रिटेलर के पास वो नया प्रोडक्ट आ गया, आप जाते होगे किसी भी स्टोर में सामान लेने के लिए, राशन लेने के लिए, तो वहाँ पे अलग-अलग कंपनीज़ के खड़े नहीं रहते, मतलब कोई आंटी खड़ी होती है, कोई भैया खड़े होते हैं, कोई अंकल खड़े होते हैं और वो बताते हैं कि नहीं ये वाली चाय पत्ती लो, ये वाली चाय पत्ती मत लो, ये नई आई है, इसके अंदर ये फैसिलिटी है, इसके अंदर ये फैसिलिटी है ना? तो प्रमोशन करवाने में भी ये जो रिटेलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। कोई भी नया चीज़ आती है मार्केट में तो फटाफट से लोगों को बताते हैं कि ये चीज़ नई आई है, ये चीज़ आप खरीद के देखो, तो ऐसे प्रमोट कर देते हैं रिटेलर्स, है ना? अब रिटेलर्स कंज्यूमर्स को क्या सर्विसेज देते हैं, एक तो जो भी कस्टमर को सामान चाहिए होता है उसको अवेलेबल रखते हैं, है ना? और नया प्रोडक्ट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट आया है, इसके ये फीचर्स हैं और इस टाइप से ये आया है, ऐसे ऐसे करके वो खरीदवा देते हैं एक नए प्रोडक्ट को। कन्वीनियंस इन बाइंग, रिटेल जो कस्टमर्स होते हैं वो फटाफट से दुकान पे जाते हैं, अपना सामान खरीद के ले आते हैं, तो उन्हें बहुत आसानी से वो सामान मिल जाता है। वाइड सिलेक्शन, अब रिटेलर्स के पास बहुत सारे जैसे टूथपेस्ट के कितने सारे ब्रांड होते हैं उसके पास, कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, अलग-अलग है ना? तो वाइड सिलेक्शन है, कस्टमर को जो पसंद आएगा उसको वो दे देता है वो, है ना? आफ्टर सेल सर्विसेज, मान लो अगर कोई सामान रिटेलर ने गलत दे दिया तो उसको चेंज भी कर देता है। सेल्स करने के बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है हो, और कोई भी सर्विसेज जैसे कि होम डिलीवरी वो करवा देते हैं, स्पेयर पार्ट की सप्लाई करवा देते हैं, कस्टमर्स के ग्रीवेंसेस को भी अटेंड करते हैं कि इसमें ये दिक्कत है, उसमें एक दिक्कत है, तो आफ्टर सेल सर्विसेज भी ये लोग देते हैं। प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, अब क्योंकि ये स्पेशल जगह पर होते हैं रिटेल स्टोर्स, तो ये क्या करते हैं, अगर किसी कस्टमर के पास कम पैसे भी हैं तो कह देते हैं कोई बात नहीं आप बाद में दे देना, तो क्रेडिट फैसिलिटी भी ये दे देते हैं। अब हमें पढ़ना है टाइप ऑफ रिटेलिंग ट्रेड। देखो भाई, रिटेल ट्रेड को ना अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। जैसे कि अगर हम साइज ऑफ बिजनेस को देखेंगे तो रिटेल ट्रेडर्स को हम लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल रिटेलर्स में बांट सकते हैं। ओनरशिप के हिसाब से देखेंगे तो सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेट स्टोर और कंपनी में भी हम देख सकते हैं। मर्चेंडाइज हैंडल्ड में अगर हम देखेंगे तो फिर स्पेशलिटी स्टोर, सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर, ये भी हम देख सकते हैं। और दूसरा कोई एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि अगर हम ये देखें कि रिटेलर्स का कोई स्पेशल या फिर फिक्स्ड प्लेस है क्या बैठने का, या फिर उनका बिजनेस फिक्स जगह पर है या फिर नहीं है, कैसा क्या उनका बिजनेस है। तो अगर हम फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के हिसाब से देखें तो रिटेलर्स को हम दो चीज़ों में बांट सकते हैं, एक इटिनेरेंट ट्रेलर्स और एक फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो ये दो चीज़ हमें पढ़नी है, इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही हमें रिटेलर्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इटिनेरेंट रिटेलर्स, और ये ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जिनकी जो दुकान है, जिनकी जो बिजनेस है वो एक जगह फिक्स नहीं है, वो मूव करती रहती है गली टू गली या फिर कस्टमर टू कस्टमर की सर्च में, वो अलग अलग जगह पर मूव करती रहती है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, इनके पास कम साधन होते हैं, लिमिटेड साधन होते हैं। ये जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है ना कस्टमर प्रोडक्ट की, जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स वगैरह, उन सब चीज़ों के साथ ये डील करते हैं। ग्रेटर कस्टमर सर्विस को ये प्रोवाइड करते हैं, और मतलब घर घर जाके भी ये बेचते हैं, है ना? और इनका कोई जैसे फिक्स्ड बिजनेस नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इनके पास कम स्टॉक होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है कि ये घर घर जाके जो है वो अपना सामान बेच सके, तो ये कम स्टॉक रखते हैं अपने पास। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के इटिनेरेंट रिटेलर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला है पैडलर्स और हॉकर्स। अब ये पैडलर्स और हॉकर्स कौन से, ये बहुत पुराने हैं, मतलब सदियों से ये लोग चलते आ रहे हैं और आज भी ये लोग हैं, पेडलर्स एंड हॉकर्स। स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं, छोटे से ट्रेडर्स होते हैं, अपनी साइकिल पे, हैंड कार्ट पे या फिर साइकिल रिक्शा पे या फिर अपने सर पे टोकरी रख के या फिर अपना सामान जो है साइकिल वगैरह पे रख के ये लोग बेचते हैं घर घर पे जाके, है ना? जैसे
हमारी भी गलियों में काफ़ी सारे आते हैं अंकल, जैसे कि मोमबत्ती वाले अंकल आ गए, या फिर धूप बत्ती वाले अंकल आ गए, या फिर टमाटर वाले अंकल आ गए। तो ये सब पेडलर्स एंड हॉकर्स में आते हैं, जो कि डोर स्टेप पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना। और लो वैल्यू प्रोडक्ट्स को ये बेचते हैं, जैसे कि टॉयज़ हो गए, वेजिटेबल फ्रूट्स हो गए, फैब्रिक हो गए, कारपेट हो गए, स्नैक्स, आइसक्रीम्स वगैरह हो गए। आपको ये रेजिडेंशियल एरिया की स्ट्रीट्स पे भी मिल जाएंगे, एग्जीबिशन में, स्कूल के बाहर भी मिल जाएंगे, लंच ब्रेक में, जैसे कि छोले भटूरे का हो गया, है ना? और देखो, या फिर पैटी वाले अंकल हो गए। मेन एडवांटेज क्या है कि कस्टमर की सर्विसेज के लिए बहुत कन्वीनियंस रहता है, कि मतलब वो कहीं पे भी होते हैं, तो उन्हें ये जो अंकल हैं, ये जो पेडलर्स एंड हॉकर्स हैं, ये सब हमें दिख जाते हैं। लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा भरोसा नहीं करा जा सकता इन द टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड प्राइस, इस तरीके से। अब मार्केट ट्रेडर्स कौन से होते हैं, ये भी इटिनरेंट रिटेलर का ही एक पार्ट है। और मार्केट ट्रेडर्स छोटे-छोटे रिटेलर्स होते हैं, जिनकी जो शॉप है वो कुछ फिक्स्ड डेज़ पे और डेट्स पे होती है। जैसे कि मंगल बाज़ार होता है, शुक्र बाज़ार होता है, शनि बाज़ार होता है, सैटरडे को या फिर संडे को इनकी एक फिक्स डेट रहती है कि ये तब अपना स्टॉल लगा लेते हैं। और ये जो ट्रेडर्स हैं ना, ये एक टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे कि किसी का रेडीमेड गारमेंट्स का हो गया, टॉयज़ का हो गया, क्रॉकरी का हो गया। तो ऐसे-ऐसे एक टाइप के प्रोडक्ट में डील करते हैं। और उसके बाद ये लोअर इनकम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स को कैटर करते हैं, कि मतलब जिनके पास थोड़े कम बजट होता है, तो वो लोग यहाँ से खरीद सकते हैं, है ना? लो प्राइस कंज्यूमर की डेली टू डेली आइटम्स यहाँ पर होती हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स की, जिसको हम पेवमेंट वेंडर्स भी कहते हैं। अब स्ट्रीट ट्रेडर्स भी छोटे-छोटे रिटेलर्स होते हैं, और ये ना ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन होती है, जैसे कि रेलवे स्टेशन के पास तो आपने देखा होगा कितने सारे लोग होते हैं, तो ये लोग वहाँ पे होते हैं। बस स्टैंड के पास होते हैं, और इनके पास ऐसी आइटम होती है जो कि कॉमन यूज़ की है। जैसे कि आप ये लगा लो कि गर्मियों में बस स्टैंड के पास नींबू पानी वाले भैया खड़े रहते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, काफ़ी सारे लोगों को प्यास लगती है इतनी गर्मी के कारण, तो वो क्या सोचते हैं कि हमें कुछ ठंडा चाहिए, जिसकी वजह से हम कंफर्टेबल फ़ील करें, तो वो लोग वहीं पर जाएँगे ही जाएँगे, इस तरीके से ना। रेडीमेड गारमेंट, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, स्टेशनरी आइटम्स, ई-टेबल्स, तो ये सब चीज़ें होती हैं। और चीप जैक्स कौन से होते हैं? ये छोटे से रिटेलर्स होते हैं, और ये ना छोटी-छोटी जो शॉप्स होती हैं, उनको हायर कर लेते हैं, और ये जैसे टेंट वगैरह लगा लेते हैं कि हम जो है ये चीज़ बेच रहे हैं टेम्परेरी नेचर के लिए। और ये अलग-अलग जगह जाते रहते हैं, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पे, जहाँ पर उनको लगता है कि हमारा सामान यहाँ पर बिक सकता है, तो ये घूमते रहते हैं ना। और चेंज ऑफ प्लेस मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं है, ये बस ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो सिक्का है वो चल सकता है, और वो वहीं पर अपनी दुकान फिर बाद में लगा लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक मोची की वो है टाइप की एक छोटा-सा ठिकाना है, वहाँ पर क्या करते हैं, वो कॉबलर जो भैया हैं, वो इतनी ज़्यादा अर्निंग करते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, इतने सारे लोग वहाँ पर आते हैं। तो चीप जैक्स में ही आते हैं वो, कि वो छोटा-सा एरिया हायर कर लेते हैं, और उस एरिया में वो अपनी बिज़नेस एक्टिविटी करने लग जाते हैं, और अगर एक जगह पर उनका काम नहीं चला, तो दूसरी लोकेलिटी में भी वो शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है? अब हम बात करेंगे, जैसे कि ये हमने पढ़ लिया इटिनेरेंट रिटेलर्स के बारे में, अब हम बात करेंगे फिक्स्ड शॉप रिटेलर के बारे में। और जैसे कि इसका नाम सजेस्ट भी कर रहा है कि इनकी जो ये दुकान होती है वो बिल्कुल फिक्स्ड रहती है ना? ये बदलती नहीं है। या तो इनकी किराए पर होगी जो शॉप होती है, और ये बदल भी नहीं सकता, क्योंकि लोगों को दिमाग में वही छप गई कि उस वाली दुकान से जो उस जगह पर है, वहीं पर ये सामान मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इनकी जगह जो है वो परमानेंट हो जाती है। तो फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स होते हैं, ये जगह बदल नहीं सकते अपनी। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये नॉर्मली जो है बड़े-बड़े रिसोर्सेज़ के साथ डील करते हैं लार्ज स्केल पर, है ना? और इनके डिफरेंट-डिफरेंट साइज़ेज़ होता है। छोटी दुकान भी हो सकती है, बड़ी दुकान भी हो सकती है। जैसे मान लो कोई एक कमरे की दुकान हो गई, कोई एक इतनी सी जगह हो गई 20 बाई 20 की, 10 बाई 10 के कमरे की, या फिर कोई पूरा स्टोर ही हो गया जो कि 400 गज में फैला हुआ है। तो लंबे-लंबे मतलब ग्रेटर रिसोर्सेज़ के साथ ये डील करते हैं, और इनकी जो शॉप है वो वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज होती है, ठीक है? ये जो रिटेलर्स हैं वो अलग-अलग प्रोडक्ट्स के साथ डील करते रहते हैं, जैसे कि ड्यूरेबल्स भी हो गए, नॉन ड्यूरेबल्स भी हो गए। ग्रेटर क्रेडिबिलिटी होती है कि अगर मतलब लोगों के पास पैसा नहीं है, तो ये थोड़ा बहुत ग्रांट भी कर देते हैं कि चलो आप अगले बार दे देना, इस टाइप से। और ये और भी फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे कि होम डिलीवरी, गारंटी, रिपेयर, क्रेडिट फैसिलिटी, और स्पेयर्स की अवेलेबिलिटी एक्सेट्रा, ठीक है? अब फिक्स्ड शॉप भी 2 टाइप की हैं, एक स्मॉल शॉपकीपर्स और एक लार्ज रिटेलर्स, है ना? तो अब हमें क्या करना है, स्मॉल शॉपकीपर्स देख लेते हैं।
ठीक है। स्मॉल शॉपकीपर्स में सबसे पहले तो जनरल स्टोर्स आ गए कि यहाँ पर जैसे मेरा घर है, मेरे घर के इधर जाएंगे ना तो पप्पल अंकल की दुकान है, तो ऐसे ही आपके वहाँ पे भी कई सारे अंकल की दुकान होगी, जैसे रवि अंकल की दुकान होगी और मदन अंकल की दुकान होगी ना, तो जनरल स्टोर्स होते हैं, ठीक है। तो लोकल मार्केट में या फिर रेजिडेंशियल एरिया में ऐसी ऐसी दुकानें होती हैं, शॉप्स कह लो, स्टोर्स कह लो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए डेली टू डेली नीड्स में, जैसे कि लक्स का साबुन हो गया, दंत मंजन हो गया, और भी अलग-अलग चीज़ें होती हैं जो उन दुकानों पे हमें मिल जाती हैं, नियर बाय लोकेलिटी में होती हैं। लंबे-लंबे टाइम तक ये खुली रहती है, मतलब सुबह के 5 बजे से तुम रात के 10 बजे तक लगा लो। तो इस तरीके से लंबे टाइम तक खुली रहती हैं। और कभी तुम शैम्पू लेने गए और वो बोल मम्मी बोलती है कि ₹10 की शैम्पू लिया, है ना? तुम गलती से ₹8 ले गए, तो कहते हैं कि लाओ ₹10 दो, अंकल बोलते हैं। तो कहते हैं अंकल ₹8 ही हैं, ₹2 बाद में दे दूँ? तो अंकल कहते हैं कि ठीक है बाद में दे देना है। तो यानी कि क्रेडिट फैसिलिटी वो देते रहते हैं, वो भी रेगुलर कस्टमर को, ऐसा नहीं कि हर एक को दे देंगे, रेगुलर कस्टमर को दे देंगे, है ना? बिगेस्ट एडवांटेज क्या है इनका कि ये डेली यूज प्रोडक्ट के साथ डील करता है, जैसे कि ग्रोसरी हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक हो गई, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्टेशनरी हो गए, कन्फेक्शनरी हो गए, इस टाइप से, है ना। स्पेशलिटी शॉप्स कौन सी होती है, ये इनका जो हिस्ट्री है इन शॉप्स की, वो ये लगा लो कि पहले से प्रचलित नहीं थी, पहले से इतनी फ़ेमस नहीं थी, लेकिन ये अब बहुत ज़्यादा फ़ेमस होने लगी, स्पेशली अर्बन एरिया में। ये ऐसी दुकान होती है जो कि एक स्पेशल चीज़ के साथ डील करती हैं। जैसे कि केमिस्ट की दुकान सिर्फ़ मेडिसिन्स के साथ, हार्डवेयर की दुकान सिर्फ़ हार्डवेयर के उसके ऊपर डील करती है, प्लास्टिक की जो शॉप होती है वो सिर्फ़ प्लास्टिक के ऊपर। सो ये स्पेशलिटी शॉप्स होती हैं। जो कि एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डील करती है ना। और ये एक ऐसी जगह पर लोकेटेड होते हैं, सेंट्रल प्लेस, जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब अगला है स्ट्रीट स्टॉल्स होल्डर्स। अब ये क्या होता है, ये छोटे-छोटे वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट के क्रॉसिंग पे आपको मिल जाएँगे, जहाँ पर हेवी ट्रैफ़िक आपको मिलेगा, है ना? जहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती होंगी, आपको छोटे-छोटे दिख जाते होंगे, जिसमें कि सिगरेट्स, पान, ये सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं, छोटे-छोटे टॉयज़ मिल जाते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ये लोग रखते हैं, पानी वगैरह भी रख देते हैं कि मतलब ट्रैफ़िक यहाँ से आएगा तो ये वो चीज़ खरीदी ही खरीदी जाएगी, है ना? और भी देख लो, ये वेरी स्मॉल स्केल पे ही सारे गुड्स को हैंडल करते हैं, लोकल सप्लायर से सप्लाई कर लेते हैं। मेन एडवांटेज क्या है कि कस्टमर्स जो है वो अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद सकता है अगर वो किसी भी जगह चला जाए तो। और लास्ट है सेकंड हैंड गुड शॉप, कि मतलब आपने किताबों को दुकान देखी है जहाँ पर सेकंड हैंड किताबें भी मिलती हैं। ऐसे-ऐसे कई चीज़ होती हैं, कई दुकानें होती हैं जो कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट अपने पास रखती हैं कि किसी को अगर सस्ते रेट पे, और कोई मतलब जैसे मैं हूँ, मेरे को एक चीज़ कुछ ही टाइम के लिए चाहिए, वो भी सस्ते रेट के लिए। तो मैं क्या करूँगी, सेकंड हैंड गुड्स की शॉप पे चली जाऊँगी और सेकंड हैंड माल लेके आ जाऊँगी और उसको कुछ टाइम यूज़ कर लूँगी, वो भी कम प्राइस में मेरे को मिल जाएगा और मेरी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। तो वो होती है सेकंड हैंड शॉप, है ना? अब यहाँ पर देखो फिक्स्ड शॉप, लार्ज स्टोर्स। अब इसके अंदर हमें सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर्स पढ़ने हैं, और इसके अंदर हमें चेन स्टोर्स पढ़ने हैं, और एक मेल ऑर्डर भी वो पढ़ना है। और इसके अंदर ना आपको एडवांटेजेस लिमिटेशंस भी दी जाएगी, बट हमें वो नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना, फीचर्स पढ़ना है। मैं लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रही हूँ। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स अब देख लेते हैं क्या होते हैं। मॉल में गए होगे आप सब, है ना? तो ये मॉल ही होता है कि मतलब एक छत के नीचे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, काफ़ी सारे दुकानें होती हैं, और उनके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे होते हैं, तो वो होते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। अलग-अलग टाइप के ये प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ये चाहते हैं कि इंसान की जितनी भी ज़रूरतें हैं ना, वो सब हम पूरी कर दें, तो ये मॉल टाइप के हो गए, है ना? अब इनके फीचर्स देख लो, सारी फैसिलिटी, चाहे आपका रेस्टोरेंट है, ट्रैवल है, इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, फ़ोन बूथ है, रेस्ट रूम्स है, उल्टा साथ कुछ चीज़ खरीदनी है आपको, तो हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है? और देखो, ये सेंट्रल प्लेस में लोकेटेड होते हैं, मतलब जो जैसे सिटी है कोई भी, उसके बीचों-बीच ये लोकेटेड होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग बाग जो है आते रहते हैं। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत एकड़ में फैले रहते हैं, और इनको काफ़ी सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे होते हैं, है ना? मैनेजिंग डायरेक्टर को भी असिस्ट कौन करता है? जनरल मैनेजर। और काफ़ी सारे अलग-अलग डिपार्टमेंट के इनके मेंबर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। अब आगे देखो, रिटेल और वेयर हाउसिंग दोनों का ये फंक्शन करते हैं, और सेंट्रलाइज्ड परचेजिंग अरेंजमेंट पे फोकस करते हैं। क्या मतलब होता है कि जितनी भी परचेजेस होती हैं वो परचेज डिपार्टमेंट देखेगा, जितनी भी सेल्स होती हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हैं ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं
वो इसके फीचर्स थे जितने भी मैंने आपको गिनवाए, और ऊपर से मैंने आपको इसका मतलब ऊपर मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया कि डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं। एडवांटेजेस हमें नहीं पढ़ने इसके, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, और ना ही लिमिटेशंस पढ़नी है ना। अब हम पढ़ेंगे चेन स्टोर्स, और जिसको आप मल्टीपल शॉप्स भी बोलते हो। चेन स्टोर्स क्या होता है, कोई भी ब्रांड ले लो, जैसे कि मैं ले लेती हूँ शाओमी का फ़ोन हो गया, शाओमी के हो गए, हाँ, रेड टेप जो कपड़े वाले ब्रांड है, या फिर आपका एलन सोनी हो गया, और आपके ब्लैकबेरी के कपड़े हो गए। ब्लैकबेरी के, हाँ हाँ, स्टोर्स हैं, मैंने देखे हैं। और भी कई सारे ऐसे स्टोर्स होते हैं, और जैसे रेड टेप ही लगा लो आप, ये ना अलग-अलग जगह पर स्टोर होते हैं। जैसे रोहिणी में अलग है, पश्चिम विहार में अलग है, और पीतमपुरा में अलग है। तो इनके अलग-अलग स्टोर्स होते हैं अलग-अलग जगह पर, है ना? तो ये रिटेलिंग शॉप्स होती हैं, और इनको मैन्युफैक्चरर्स मैनेज करते हैं। इस टाइप के अरेंजमेंट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं जो जिनकी सिमिलर अपीयरेंस होती है, और ये अलग-अलग लोकेलिटीज़ में एस्टैब्लिश होती हैं, और कंट्रीज़ के अलग-अलग पार्ट में। और ये जो अलग-अलग शॉप होती है ना, ये ब्रांडेड प्रोडक्ट रखती हैं अपने पास, और क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स ब्रांडेड है तो इनकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है ना। और देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेम ऑर्गेनाइजेशन होती है, और हर दुकान पे सेम स्ट्रैटेजी चलती है, जो कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है उनकी, है ना। अब इनके फीचर्स देख लेते हैं। फेयरली पॉपुलस लोकेलिटीज़ में ये होती हैं, कि मतलब जहाँ पर अच्छी पॉपुलेशन है वहाँ पर ये लोग लोकेटेड होते हैं, ताकि बहुत सारे कस्टमर्स इनके पास आएँ इस तरीके से। और इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो कौन डिसाइड करता है, जो इनका हेड ऑफिस होता है ना, वो ही डिसाइड करता है कि कौन-सी स्कीम चलाएँ, कौन-सी पॉलिसी चलाएँ, कौन-सा डिस्काउंट रेट रखें, कौन-सी स्कीम्स रखें, कितनी मैन्युफैक्चरिंग करवाएँ, कैसे सामान भिजवाएँ। तो ये सब हेड ऑफिस इनका सेंट्रलाइज़ करता है। हर एक रिटेल शॉप को एक ब्रांच मैनेजर डायरेक्ट करता है, सुपरवाइज करता है कि सब काम सही से चल भी रहा है या नहीं, है ना। उसके बाद हेड ऑफिस इन सारी ब्रांचेस को कंट्रोल करता है, पॉलिसीज बताता है कि ये पॉलिसीज है, ये स्कीम्स है, और प्राइस जो होते हैं इन चीज़ों पर फिक्स रहते हैं। कैश बेसिस में आपको पेमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि चल यार 1000 रुपये बाद में ले लियो, हम तो घर के ही हैं, ऐसा नहीं है। देने आपको तभी पड़ते हैं, ठीक है। और हेड ऑफिस जो है उसको वो नॉर्मली एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करते हैं, ताकि वो हर शॉप पे जाके डे टू डे सुपरविजन कर सके कि कोई घोटाला तो नहीं हो रहा, इस टाइप से, ठीक है। एडवांटेजेस हमें नहीं करने हैं, और आपके लिमिटेशंस भी हमें नहीं करनी है इसकी। अब हमें करना है यहाँ पर आएगा मेल ऑर्डर हाउसेस। मेल ऑर्डर हाउसेस में क्या होता है, मेल ऑर्डर हाउसेस जो हैं वो रिटेल आउटलेट्स होते हैं, और ये अपनी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो मेल के थ्रू सेल करते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा सामान होगा जो मेल के थ्रू ये सेल करते हैं। कोई भी डायरेक्ट लिंकेज या फिर कॉन्टैक्ट नहीं होता बायर और सेलर के बीच में इस टाइप की ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर ऑर्डर्स चाहिए फॉर ऑब्टेनिंग, इनके पास अगर ऑर्डर्स आते हैं तो कैसे आता है, जैसे ये लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, और सर्कुलर्स, कैटलॉग, सैंपल, बिल, और इन सब के अंदर ये क्या करते हैं, अपने एड्स छपवा देते हैं, और उस एड के अंदर सारी चीज़ लिखी होंगी, जैसे प्राइसेस, फीचर्स वगैरह। तो जितनी भी प्रोडक्ट की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब के सब एडवर्टाइजमेंट में डिस्क्राइब होती है, कि इसका क्या प्राइस है, क्या फीचर है, कैसे डिलीवरी करवाएंगे, क्या पेमेंट की टर्म्स रहेंगी। तो ये सब एडवर्टाइजमेंट होती है। तो जितने भी ऑर्डर्स होते हैं, कस्टमर्स जो हैं वो इनके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू ऑर्डर दे देता है कि हमें ऑर्डर करवाने हैं। ऑर्डर जैसे ही उनको रिसीव हो जाता है तो आइटम्स को फटाफट से भिजवा दिया जाता है पोस्ट ऑफिस की हेल्प से। अब पेमेंट ये लोग कैसे ले लेते हैं, क्या होता है, कभी-कभी ये कहते हैं कि कस्टमर जो भी होता है उनको एडवांस में हमें पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है, फुल पेमेंट। सेकंड, ये ऐसे कर सकते हैं कि गुड्स जो है वो वैल्यूएबल पेबल पोस्ट वीपीपी के थ्रू भेज दिया जाता है। और इस अरेंजमेंट में क्या होता है, गुड्स जो है वो पोस्ट के द्वारा डिलीवर करवाए जाते हैं कस्टमर के पास, और वो तभी वीपीपी को रिसीव कर पाएंगे जब तक उन्होंने फुल पेमेंट नहीं कर दी होगी। मतलब पहले ये लोग पेमेंट करवाते हैं, उसके बाद वीपीपी इनके पास आ जाता है। थर्ड, ऐसा हो सकता है कि गुड्स को बैंक के पास भेज दिया जाता है, और बैंक जो है फिर कस्टमर को डिलीवर करवा देता है। इस अरेंजमेंट में कोई भी बैड डेब्ट का वो नहीं रहता, रिस्क नहीं रहता कि हमें पैसे नहीं मिले, क्योंकि अब ये गुड तभी मिल सकता है एक बायर को जब वो फुली पेमेंट कर देगा बैंक वगैरह को, और बैंक जो है फिर उनको, ठीक है। तो ऐसे करके वो पेमेंट करवा सकते हैं। ये जो टाइप ऑफ बिजनेस है ये हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए नहीं है, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गई, ये सिर्फ छोटे-मोटे जो ईज़िली हैंडल होने वाले प्रोडक्ट होते हैं ना, ये सिर्फ़ उनके लिए हो सकता है, जैसे कि इयररिंग्स वगैरह हो गए। तो ये मेल हाउस ट्रेडिंग
हर बिजनेस के लिए रिकमेंडेड नहीं है। सिर्फ ऐसे गुड्स मेल हाउस बिजनेस के लिए रिकमेंडेड हैं, जो मेल हाउस ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेड है, जो कि ग्रेडेड है, स्टैंडर्डाइज है, ईजिली ट्रांसपोर्ट है, लो कॉस्ट है और ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, कंपटीशन इतना नहीं है। और उसके बाद इन कैन डिस्क्राइब थ्रू द पिक्चर्स एक्सेट्रा, पिक्चर्स के थ्रू भी ये डिस्क्राइब किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हमारा सिर्फ एक लास्ट टॉपिक और रह गया जिसका नाम है जीएसटी कंसेप्ट्स एंड फीचर्स। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होते हैं? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये मतलब पहले ना हमारे इंडिया में हर चीज़ के ऊपर बहुत सारे टैक्स होते थे। वैट होता था, कभी कोई टैक्स होता था, मतलब एक ही चीज़ के ऊपर अलग 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 टाइप के टैक्स होते थे, है ना। 0.75% टैक्स उसका है, 1.2% उसका है, ऐसे ऐसे करके। तो हमारी सरकार ने क्या किया, वो सारे टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक टैक्स लेके आई जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। बहुत बड़ा सा ये रिफॉर्म है, टैक्स रिफॉर्म है हमारी कंट्री का। और ये जो बिल है वो डिज़ाइन किया गया था, ये जो लॉ है ये डिज़ाइन किया गया था कि सारे जितने भी टैक्स हैं उनको हटा के, जैसे कि वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, इन सब चीज़ों को हटा के सिर्फ एक टैक्स बना दिया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, अब सिर्फ और सिर्फ ये जो जीएसटी है ना वो पास किया गया था पार्लियामेंट में मार्च 2017 को। और ये कब आया था? 1 जुलाई 2017 को। और जीएसटी इसलिए लाया गया था ताकि देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाए और वो बहुत सारे टैक्सेस में मतलब अच्छे से इफेक्टिवली सब कुछ मैनेज हो जाए, काफ़ी सारे टैक्स ना देने पड़े, है ना। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज मैन्युफैक्चर्ड इन नेशन एसोसिएटेड विद इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स वुड प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड इनडायरेक्ट टैक्स थ्रू जीएसटी। ये मतलब जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे देश में बन रहे हैं उनकी अगर सेलिंग होती है तो सिर्फ थोड़ा बहुत ही टैक्स, यानी कि एक टाइप का ही टैक्स देना होता है आपको जीएसटी, अलग अलग टाइप के टैक्स नहीं देने होते। अब इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। समाइजिंग ऑफ 17 टैक्स एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल्स। तो क्या होता है, जैसे मैं आपको बता रही थी कि अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं, 17 टाइप के टैक्स है, उन 17 टाइप के टैक्स को एक मिला के जीएसटी बना दिया। ठीक है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है कि मतलब जितना भी एक सामान बिकेगा उतना जीएसटी लगेगा आपका, है ना। वन टैक्स रेट हो गया, मतलब अब वैट जो है उसका रेट अलग चल रहा था, एक सब्सिडी टैक्स जो था उसका रेट अलग चल रहा था। तो हर जगह पर अब सिर्फ एक टैक्स रेट रहता है, वो भी सिर्फ जीएसटी का। टैक्सेबल इवेंट, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की, मतलब जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी उस चीज़ का टैक्स लगेगा। कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, कॉम्प्रिहेंसिव है ये, मतलब एक ही है। ओके, नो टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट होगा, ठीक है। और वैल्यू एडिशन टैक्स एट ईच स्टेज, और हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन टैक्स जो है वो लगता है। तो ये कुछ फीचर्स है जीएसटी का, आप 4-5 याद कर सकते हो और इसकी थोड़ी बहुत डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। और बाकी सब कुछ हमारा इस चैप्टर के अंदर हो गया है एंड आई होप आपको हर चीज़ समझ में आई होगी जो भी मैंने आपको समझाई है। एंड अगर आपको ये सारे के सारे नोट्स चाहिए ना तो आप कहाँ पे फॉलो करोगे मुझे? टेलीग्राम पे, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये देखो, एक बार मैं ऊपर कर लूँ, काफ़ी सारा पढ़ा दिया। वैसे तो मैंने आपको 37 पेजेस हैं, टेलीग्राम पे सब मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है। और इसको याद कर सकते हो, फुल मार्क्स आपके पक्के हैं। ओके, अच्छा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।